नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक अपना बेल आइकन बटन नहीं दबाए तो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम जो है पीपल अपन से कनेक्ट हो सके। इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन के लिए हम तैयार हो सके और बेहतरीन क्लास जो है उसको स्टार्ट कर सके। तो आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client with an abdominal cholecystectomy returns from surgery with a Jackson Pratt drain. The chief purpose of the Jackson Pratt drain is to। क्वेश्चन क्या है? एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, सर्जरी का नाम है कोलिसिस्टेक्टमी और मरीज जो है उसको जैक्सन प्रात ड्रेन लगा हुआ है। क्या चीप इंपॉर्टेंट चीप पर्पज क्या है जैक्सन प्रात ड्रेन का? मरीज है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, सर्जरी का नाम है कोलिसिस्टेक्टमी और मरीज सर्जरी से हराई हुआ है। जैक्सन प्रात ड्रेन मरीज को लगा हुआ है। सबसे चीप पर्पज क्या है इसको लगाने का? फर्स्ट है प्रिवेंट द नीड फॉर ड्रेसिंग चेंजेस, रिड्यूस एडिमा एट द इंसिजन, प्रोवाइड फॉर वुंड ड्रेनेज और कीप द कॉमन बाइल डक्ट ओपन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ड्रेसिंग जो चेंज करने की जरूरत को कम करना, बंद करना, एडिमा जो है इंसिजन साइड पे उसको रिड्यूस करना, वुंड के ड्रेनेज को प्रोवाइड करना और कॉमन बाइल डक्ट को ओपन रखने का पर्पज। कौन सा पर्पज होता है जैक्सन प्रात ड्रेन का? एक तरह का ओपन ड्रेन ये माना जाता है, स्ट्रिप टाइप का रहता है जैक्सन प्रात ड्रेन। और जो भी, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जो भी सीरम कलेक्शन होता है ना, एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर जो भी सीरम होता है उसको कलेक्ट करके उसको ड्रेन करने का काम करता है। तो बेसिकली जैक्सन प्रात ड्रेन का काम जो है, फंक्शन जो है वो प्रोवाइड वुंड ड्रेनेज। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वुंड के ड्रेनेज के लिए काम करता है, वुंड को ड्रेन करता है। वुंड की साइड पे जो भी सीरस फ्लूइड जो कलेक्ट रहता है उस कलेक्ट फ्लूइड को क्या कर देता है, ड्रेन करने का काम करता है जैक्सन प्रात ड्रेन। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्रेसिंग चेंज की नीड को प्रिवेंट करना, इंसिजन साइट के एडिमा को रिड्यूस करना या कॉमन बाइल डक्ट को ओपन रखने का काम इसका नहीं है। तो ए बी डी तीनों एक खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड वुंड ड्रेनेज, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। When the nurse is performing an initial assessment of a newborn Caucasian male delivered at 32 week of gestation, the nurse can expect to find the presence of। 32 वीक पे एक बच्चा पैदा हुआ है, इनिशियल असेसमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं न्यूबॉर्न का, डिलीवरी का टाइम जो है वो 32 वीक ऑफ गेस्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी? कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग प्रेजेंट रहेगी? 32 वीक का बच्चा डिलीवर हुआ है। फर्स्ट है मंगोलियन स्पोर्ट, सेकंड है स्क्रोटल रुगई, थर्ड है हेड लैग, फोर्थ है वर्निक्स केशोसा। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सी चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी? 32 वीक मंगोलियन स्पोर्ट्स, स्क्रोटल रुगई, हेड लैग और वर्निक्स केशोसा। 32 वीक ऑफ गेस्टेशन एक्सपेक्टेड प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? कुछ लोगों ने जो है वहां पे ए जवाब दिया है, कुछ लोगों ने डी जवाब दिया है वर्निक्स केशोसा। अलग अलग तरीके के जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। देखिएगा, ए जो आंसर है वो इनकरेक्ट है क्योंकि मंगोलियन स्पोर्ट जो है वो प्री टर्म से संबंधित नहीं है ना। मंगोलियन स्पोर्ट एक बर्थ मार्क्स होता है ब्लू कलर का, लोकल मिलेनिन के ज्यादा सिक्रेशन की वजह से होता है लंबोसैक्रल एरिया में। तो इसका संबंध टर्म और प्री टर्म से नहीं है। क्वेश्चन ने कंडीशन प्री टर्म दे रखी है 32 वीक, तो मंगोलियन स्पोर्ट जो है उसका संबंध टर्म और प्री टर्म से नहीं है, किसी को भी हो सकता है, इसलिए ये खोटा जवाब है। इसके साथ में बी और डी जो फाइंडिंग है वो फुल टर्म न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलेगी, ये प्री टर्म में नहीं देखने को मिलती है। जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्क्रोटल रुगई और जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है वर्निक्स केशोसा, ये एक टर्म बेबी के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रोटल रुगई जो है वो एक टर्म बेबी की निशानी है, उसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्री टर्म में रुगई नहीं होते हैं, स्क्रोटम के ऊपर जो फोल्ड पाए जाते हैं उनको रुगई कहते हैं, तो ये वहां पे रहेगा। वर्निक्स केशोसा है जो ये व्हाइटिश चीजी कलर की लेयर होती है जो कि पाई जाती है न्यूबॉर्न के ऊपर। तो
प्री टर्म बेबी में ये थोड़ी ज्यादा होती है, टर्म एज के साथ में ये कम होती जाती है ना। हेड लैग का मतलब होता है हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग से संबंधित है। हेड लैग जो है उसका संबंध हेड होल्डिंग और नेक होल्डिंग से। प्रीटर्म बेबी जो होता है न्यूबॉर्न, उसमें ये ज्यादा पाई जाती है ना। 36 वीक से पहले जो बच्चा पैदा होता है उसमें हेड लैग ज्यादा होता है, और 3 महीने की उम्र तक जाते जाते हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग आएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, है ना। अब आप कहोगे साहब वर्निक्स केशियोसा भी प्री टर्म में ज्यादा होती है टर्म के मुकाबले में। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन ये इतना अच्छा एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है। हो सकता है वर्निक्स केशियोसा ना भी हो, है ना, इसका संबंध ये नहीं है। लेकिन हेड लैग तो होगा ही होगा, नेक होल्डिंग नहीं कर पाएगा। जितना बच्चा ज्यादा प्रीटर्म उसमें हेड लैग उतना ही ज्यादा। हेड लैग का मतलब होता है नेक का पीछे की तरफ लटकना, ये प्रीटर्म बेबी में ज्यादा होता है नेक के लटकने का। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। When the nurse is caring for a client admitted with multiple trauma, fracture include the pelvis, femur and ulna. मल्टीपल ट्रॉमा हुआ, पेल्विक का फ्रैक्चर हो गया, फीमर का हो गया और अल्ना का फ्रैक्चर हो गया। विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली? कौन सी फाइंडिंग हाथों हाथ रिपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, है ना। तीनों फ्रैक्चर है, पेल्विस, फीमर और अल्ना। कौन सी फाइंडिंग रिपोर्ट करने की जरूरत है? इमेचूरिया, मसल स्पाज्म, डिजीनेस और नोजिया। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सी फाइंडिंग तुरंत आप रिपोर्ट करेंगे? पेल्विस, फीमर और अल्ना का फ्रैक्चर हुआ है। देखो जब भी फ्रैक्चर होता है पेल्विक एरिया का, फीमर एरिया का, तो वहां की जो ब्लड वेसल है उनके रप्चर होने की संभावनाएं रहती है। पेल्विक एरिया के अंदर ब्लडर होता है, उसके रप्चर होने की संभावना होती है। तो जब भी इन एरिया के अंदर फ्रैक्चर होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है पेल्विक एरिया के अंदर, और उनके डैमेज होने से, ब्लडर के डैमेज होने की वजह से, ब्लडर को ट्रॉमा इंजरी होने की वजह से मरीज को इमेचूरिया हो सकता है। तो अगर जिस मरीज को पेल्विक और फीमर एरिया का फ्रैक्चर हुआ और उसमें इमेचूरिया प्रेजेंट है, इमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, है ना, ब्लड जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है, ये इमेचूरिया कहलाता है। तो अगर उस मरीज को ब्लड इन यूरिन हो रहा है, उसको इमेचूरिया हो रहा है, इसका मतलब उसके ब्लडर को इंजरी हुई है, उसके पेल्विक एरिया में जो ब्लड वेसल है उससे रप्चर हुई है। तो ब्लड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होना इमेचूरिया कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए बनेगा। हिमेचूरिया वहां पे देखने को मिलेगा, ये फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। मसल स्पाज्म, डिजीनेस और नोजिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। हिमेचूरिया न्यूबॉर्न के अंदर पेल्विक फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है, और ये ब्लड को ट्रॉमा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, जिनका संबंध मल्टीपल ट्रॉमा से नहीं रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने मसल स्पाज्म कर दिया, तो ये इमीडिएट नहीं है। इमेचूरिया शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, जो कि कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a client is brought to the emergency room by the police, he is combative and yells, I have to get out of here. They are trying to kill me. Which assessment is most likely correct in relation to this statement? मरीज को इमरजेंसी रूम में लाए पुलिस के द्वारा, और मरीज चिल्ला रहा है कि मुझे यहां से बाहर निकालो, वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन सा असेसमेंट जो है वो करेक्ट रहेगा इस स्टेटमेंट के रिलेशन में? मतलब क्या असेसमेंट रहेगा आपका मरीज का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे, कि मुझे यहां से बाहर निकालो, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। फर्स्ट है द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकंड, द क्लाइंट इज हैविंग ए डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। थर्ड है द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग पैरानोइड डिल्यूजन। और लास्ट, द क्लाइंट इज इंटॉक्सिकेटेड। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है साइकेट्री के। जो कोई भी आदमी जिसको दूसरे पे शक होता है ना, ये एक तरह का सिजोफ्रेनिया है, एक तरह का डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीव। डिल्यूजन थॉट का एक डिसऑर्डर है जिसका मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीव, और ये पैरानोइड का मतलब होता है शक वाला फिक्स फॉल्स बिलीव, है ना। तो ये पैरानोइड डिल्यूजन है जो कि मरीज एक्सपीरियंसिंग कर रहा है। अगर मरीज इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है, तो जो ये स्टेटमेंट है कि ट्राइंग टू किल मी, ये इंडिकेट करता है पैरानोइड डिल्यूजन का, है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने इसको पहचान लिया। ये पैरानोइड डिल्यूजन है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है ये नहीं होता। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होता है उसमें कोई भी साउंड आपको ईयर होना, जो नॉर्मली कोई साउंड नहीं हो रहा है वो भी अगर ईयर हो रहा है, इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं, है ना। हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, है कि नहीं। और द क्लाइंट इज हैविंग ए डिल्यूजन ऑफ ग्रांड्योर। ग्रांडियोसिटी जो होती है, आई एम रूल मेकर नॉट फॉलोअर, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ग्रांड्योर होते हैं, है ना। वहां भी ग्रांडियोर के अंदर भी फिक्स बिलीव होते हैं मरीज के,
है ना, और खुद को वो सुपीरियर समझता है, फेमस पर्सन समझता है, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर होता है। और द क्लाइंट इज इंटॉक्सिकेटेड, है ना, तो कोई ऐसे डाटा नहीं है टॉक्सिकेशन के या टॉक्सिसिटी से संबंधित, इसलिए ये भी खोटा जवाब है डी। तो ए बी और डी जब खोटे जवाब हो गए तो करेक्ट आंसर क्या बना, सी। और इसमें क्या बोला है कि क्लाइंट जो है वो क्या एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, पैरानोइड डिल्यूजन, मतलब उसको शक वाला जो है फिक्स फॉल्स बिलीव हो गया है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When we performing tracheostomy care, if the client cough out the inner cannula, the nurse should. जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेक्योस्टोमी केयर को और मरीज ने कॉफ किया और उसका इनर कैनुला जो है वो बाहर आ गया, आपका अगला एक्शन क्या होगा? ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के अंदर आप केयर दे रहे थे और मरीज ने कॉफ किया, खांसी किया और उसका इनर कैनुला जो है वो बाहर आ गया, तो अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए जब इनर कैनुला बाहर आ गया कॉफ के समय ट्रेक्योस्टोमी केयर के दौरान? Call the doctor, replace the inner cannula with a new one, hold open the stoma with forceps, begin rescue breathing. Which is the correct one? अगर आपको ट्रेकेस्टोमी के बारे में पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब होती है, डबल ल्यूमन वाली जो ट्यूब होती है, उसमें एक आउटर कैनुला होता है और एक इनर कैनुला होता है। आउटर कैनुला जो होता है वो फिक्स होता है ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकियल ऑस्टमी जो की हुई है, जो ओपनिंग क्रिएट की हुई है, उसके अंदर आउटर कैनुला तो फिक्स कर दिया जाता है, स्ट्राबिरप से बांध दिया जाता है और सूचर लगा दिए जाते हैं, और फिर उसके अंदर इनर कैनुला फिट रहता है। इनर कैनुला को हम निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अभी जो इनर कैनुला है वो खुद ही जो है बाहर निकल गया, ये क्वेश्चन में बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको रिप्लेस कर देना नए वाले से, है ना। अगर आप वॉश करके H2O2 में वॉश करके यूज नहीं करना चाहते हो तो आप नया इनर कैनुला यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए हुए उसमें 3 ऑप्शन इमरजेंसी टाइप के दिए हुए हैं कि साहब डॉक्टर कॉल करेंगे, स्टोमा को होल्ड करके रखेंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। इसका मतलब इस तरीके की कंडीशन में मरीज अभी नहीं गया है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसको सिंपली आपको इनर कैनुला बाहर आया है तो ये नहीं करना है, उसको सिर्फ क्या करना है, इनर कैनुला को रिप्लेस कर दो नए वाले से। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आउटर कैनुला तो अपनी जगह पे, अगर आउटर कैनुला बाहर आ जाता तो इन्फॉर्म भी करते, स्टोमा को फोर्सेप्स से होल्ड भी करते, रेस्क्यू ब्रीदिंग भी देते, पर आउटर कैनुला तो फिट है, इनर कैनुला बाहर आया है, उसको रिप्लेस कर दो, दोबारा लगा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। एन इन्फेंट्स अपगार स्कोर इज 9 एट 5 मिनट। 5 मिनट पे अपगार स्कोर 9 है। 5 मिनट पे दो बार चेक करते हैं अपगार स्कोर, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। और ये चेक करने के लिए कि बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाया या नहीं कर पाया, इसलिए दो बार चेक करने की जरूरत होती है। आपने अपगार स्कोर फर्स्ट टाइम चेक किया, अपीयरेंस, पल्स, रेस्पिरेशन, ग्रीमेस और एक्टिविटी, ये अपगार के कंपोनेंट होते हैं। पहली बार में ये 5 कंपोनेंट यूज लेके आपने अपगार स्कोर चेक किया न्यू बॉर्न बेबी का, तो कुछ भी जो आया था। अब जब आप 5 मिनट पे चेक कर रहे हो तो 9 आ रहा है। वी अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर द डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट, मतलब 10 का 9 हो गया है। नॉर्मली 10 में से 10 होना चाहिए, अपगार स्कोर में मैक्सिमम मार्किंग 10 होती है, तो इसका 5 मिनट पे 9 था, तो ये जो डिडक्शन हुआ है 1 मार्क्स का, उसका क्या रीजन है, मोस्ट लाइकली क्या कारण हो सकता है? द बेबी इज कोल्ड, द बेबी इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेडिकार्डिया, द बेबी इज हैंड एंड फीट आर ब्लू, द बेबी इज लिथार्जिक। ये जो 1 पॉइंट कटा है इसका कारण कौन है, क्यों कटा ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। व्हाट इज करेक्ट वन, है ना, क्या होना चाहिए, क्यों वो 1 नंबर कम हो गया? एनी आइडिया? ओके, वेरी गुड। देखिएगा, इन्फेंट जो है जिसका अपकार स्कोर 9 है 5 मिनट पे, तो इसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, मतलब 10 का 9 क्यों हुआ है, उसका होने का मोस्ट कॉमन कारण होता है कि वो बच्चे के हैंड और फीट जो है वो क्या है, ब्लू है ना। हर न्यू बॉर्न बेबी जब बर्थ होता है तो उसके एक्सट्रीमिटीज ब्लू होते हैं, इसको एक्रोसाइनोसिस कहते हैं, पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे हम थ्योरेटिकल लेक्चर में बहुत डिटेल से, इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, क्या बोलते हैं। और अगर अपकार स्कोर के अंदर स्किन का कलर जो है एक्रोसाइनोसिस वाला है, हैंड और फीट ब्लू है और बॉडी पिंक है, तो अपकार स्कोर का 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो 1 नंबर माइनस किया है वो किसने किया है, ब्लू हैंड और फीट ने, एक्रोसाइनोसिस ने। बाकी कोल्ड, ब्रेडिकार्डिया या लेथार्जिक ने नंबर कम नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर है सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। when the primary reason for rapid continuous rewarming of the area affected by frost bite,
है ना। पहला प्राइमरी फर्स्ट इनिशियल रीजन क्या रहता है, रैपिड और कंटिन्यूअस रीवार्मिंग ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट से, ठंड से कोई भी एरिया बॉडी का अफेक्ट हुआ तो उसको कंटिन्यूअस रैपिडली रीवार्मिंग करने का सबसे पहला प्राइमरी पर्पज क्या है अपना। फर्स्ट बाइट का मतलब होता है किसी बहुत ज्यादा एक्सेस कोल्ड से आपके लिम्ब का एक्सपोज हो जाना। जैसे आपका हाथ है और आपने बर्फ पे लगा के रखा उसको बहुत लंबे समय तक बर्फ पे लगा के रखा, तो ड्यू टू द कोल्ड इफेक्ट आपके हाथ में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सप्लाई रुक जाएगी, तो पेन बहुत सीवियर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट बाइट अगर किसी को हुआ है तो क्या चीज आप सबसे पहले रिवार्मिंग करते हैं आप और रैपिड उसको एकदम रिप्लेस वापस ठीक करते हैं। इसका पहला प्राइमरी रीजन क्या है, इतना ज्यादा जरूरी क्यों है फर्स्ट बाइट को तुरंत ट्रीट करना। फर्स्ट ऑप्शन है लेसन द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स, प्रोमोट मूवमेंट, प्रिवेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। सबसे पहला रीजन फर्स्ट बाइट का रिवार्मिंग करने का रीजन, प्राइमरी रीजन टू रैपिड रिवार्मिंग क्या रहेगा, है प्राइमरी रीजन जो रैपिड रिवार्मिंग का वो रहता है वो है कि और सेलुलर डैमेज को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, लेस करना है द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज। सेलुलर डैमेज जो है वो आपको कम करने हैं, इसलिए आप तुरंत उसको रिवार्म करते हैं। अगर आपने रिवार्म नहीं किया तो मरीज में सेलुलर डैमेज हो जाएगा, है ना। तो जो रैपिड काम रहता है ना, जो प्राइमरी रीजन रहता है रैपिड कंटिन्यूअस रिवार्मिंग ऑफ एन इन्फेंट, वो फर्स्ट बाइट से अगर अपन उसका रैपिड वापस ठीक कर देते हैं तो फर्स्ट बाइट से मरीज ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। रैपिड रिवार्मिंग करने का रीजन सेलुलर डैमेज को लेस करना, प्रिवेंट करना, उसको होल्ड करना। ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन को नहीं रोकता है, मूवमेंट को प्रमोट नहीं करता है, पेन और डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट नहीं करता। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। फर्स्ट बाइट को याद रखिएगा और फिर रिवार्मिंग करने का रीजन याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय तक अगर आपका कोल्ड से एक्सपोजर हो और आप वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं करो तो वो एरिया डैमेज हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, लेसन द अमाउंट ऑफ दिस सेलुलर डैमेज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। A client recently started on hemodialysis wants to know how the dialysis will make the place of his kidney. The nurse's response is based on the knowledge that hemodialysis work by। हेमोडायलिसिस का मरीज है, वो चाहता है कि जानना कि ये डायलिसिस जो है वो कैसे काम करता है, किडनी की जगह ये कैसे काम करता है। तो आप क्या, आप अपने नॉलेज के आधार पे उस मरीज को क्या समझाएंगे और कैसे समझाएंगे कि डायलिसिस कैसे काम करता है किडनी की जगह। फर्स्ट स्टेप, पासिंग वाटर थ्रू द डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, एलिमिनेटिंग ए प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड, lowering the pH by removing non-volatile acids and filtering waste through a dialysis machine। कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा जब आप डायलिसिस काम में ले रहे हैं। पहला है पासिंग वाटर थ्रू द डायलिसिस मेम्ब्रेन, एलिमिनेट करते हैं आप प्लाज्मा प्रोटीन को ब्लड से, लोअर करते हैं आप पीएच को बाय रिमूविंग नॉन वोलेटाइल एसिड, और लास्ट है फिल्टर करते हैं आप वेस्ट को थ्रू डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। विच इज द करेक्ट वन। डायलिसिस कैसे काम करता है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने डायलिसिस नहीं देखा, वो काम करते हैं सब आपने पढ़ा है, देख रखा है, पर वो काम किस पे करता है ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपको याद है तो सवाल एग्जाम में सही होगा, ये याद नहीं है तो सवाल के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं सारी की सारी। एमएसएन सब्जेक्ट ही ऐसे ही है जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और करेक्ट आंसर यहाँ पे जो रहेगा कि आप हेमोडायलिसिस कैसे काम करता है, तो ये फिल्टर करता है वेस्ट को थ्रू डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन काम करते हैं और बेसिकली इसका काम ही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, फिल्टर करना और निकालना है। क्योंकि हमारी किडनी जो है वो भी काम कर रही है ना, और वो काम नहीं कर रही है इसलिए डायलिसिस काम में ले रहे। तो किडनी का जो काम था वो काम क्या था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, वो काम अब किडनी नहीं कर रही है तो कौन करेगी, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे, यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यू बॉडी में नॉर्मल हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएंगे, तो मरीज जो है उसके सिम्टम रिवर्ट हो सकते हैं, है ना। लाइफ लॉन्ग की बीमारी होती है पर सिम्टम रिवर्ट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए बी और सी का संबंध डायलिसिस के वर्क से संबंधित नहीं है, उस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए क्या हो गए, खोटे जवाब हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। During a home visit, a client with AIDS tells the nurse that he exposed to measles. Which action by the nurse is most appropriate? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि होम विजिट के दौरान आपने ऐसा देखा कि एक एड्स का पेशेंट था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मरीज है,
और वो एक्सपोज हुआ है मीजल्स से। मीजल्स एक वायरस है, मीजल्स एक बीमारी है जो रूबियोला वायरस से होती है ना, रूबियोला वायरस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रूबियोला वायरस। तो एक वायरल डिजीज है मीजल्स, मरीज मीजल्स से एक्सपोज हो गया है, और ये जो रूबियोला वायरस है, ये जो मीजल्स है, ये जो एक्सपोजर है मीजल्स का, ये मरीज में मीजल्स करेगा। कौन सा एक्शन आप लेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा आपका वहां पे? आप एंटीबायोटिक लगाएंगे उस मरीज को, आप फिजिशियन से ऑर्डर लेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का, आप एंटीवायरल देंगे उसको, या आप उस मरीज को आइसोलेट कर देंगे अगले 2 सप्ताह तक। एड्स का पेशेंट है, मीजल्स से एक्सपोजर हो चुका है उसका, मीजल्स रूबियोला इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इससे एक्सपोज हुआ है। तो ये मरीज में जब मीजल्स का एंटीजन गया, ये जो वायरस गया है, रूबियोला वायरस गया है, तो अंदर जाके ये डेफिनेटली बीमारी करेगा, क्योंकि मरीज का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है, एचआईवी की वजह से उसको एड्स हो गया है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब जब मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और कोई भी वायरस जाता है, तो वो एंटी वायरस अंदर जाएगा तो वो डिजीज करेगा। तो हमें अगर डिजीज को प्रिवेंट करना है, तो वो जो वायरस वाले एंटीजन गए हैं, जो वायरस गया है, जो एंटीजन गया है, उस एंटीजन को खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने का काम जो होता है वो एंटीबॉडी करते हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो हमें फिजिशियन से कांटेक्ट करके तुरंत उस मरीज को क्या ऑर्डर कराना है, इम्यूनोग्लोबुलिन। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया वो खोटा है, एंटी वायरल इलाज नहीं है। मीजल्स जो है, ये जो वायरस है, इनका प्रोफाइलैक्सिस किया जा सकता है, इनको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी होने के बाद में एंटीवायरल का कोई रोल नहीं रहता है, वहां पे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन ही देने होते हैं। इसलिए सी जिन लोगों ने भी जवाब दिया वो 10-10 बार वापस लिखेंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी बिल्कुल खोटा जवाब है। एंटीवायरल बिल्कुल गलत जवाब है, ए यहाँ पे गलत है, एंटीबायोटिक का तो कोई रोल वैसे भी नहीं है, और अब आइसोलेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मरीज को डिजीज हो चुकी है। अगर वो एक्सपोज हुआ है तो उसको मीजल्स हो जाएगा, तो हमें उसको मीजल्स की इफेक्ट को बहुत ज्यादा डेंजर बनाने से रोकने के लिए उसको क्या दे दो, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए, तो मीजल्स का इफेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा नहीं होगा, तो मरीज को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, ए, सी और डी तीनों ही क्या है, खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल बढ़िया कोशिश की है, बहुत ही शानदार। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और आइसोलेशन खोटे जवाब है, इम्यूनोग्लोबुलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छे, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A hospitalized with MRSA methylene resistant staph aureus is placed on contact precaution पे रखा मरीज को, कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रिकॉशन के रिगार्डिंग इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कांटेक्ट? डायरेक्ट कांटेक्ट से कौन कौन से इन्फेक्शन फैलते हैं, उसके प्रिकॉशन कौन कौन से रहेंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे आप एमआरएसए वाले मरीज में? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में लेने हैं, मरीज एमआरएसए का है पेशेंट में, आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में लेने हैं, तो कौन सी चीज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के अंदर आएगी, है ना? और वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू में वो स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है द क्लाइंट शुड बी प्लेस इन ए रूम विद नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में रखना, ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रोकने का तरीका है। दूसरा है इन्फेक्शंस रिक्वायर्स क्लोज कॉन्टैक्ट देयरफॉर द डॉक्टर में रिमेन ओपन, है ना? ये जो इन्फेक्शन है हमारे से, उसमें क्लोज कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, इसलिए ओपन जगह पे डोर को ओपन रख के हम मरीज को रखेंगे। अगला है ट्रांसमिशन इज हाईली हाईली लाइकली, सो द क्लाइंट शुड वियर ए मास्क एट ऑल टाइम, मास्क पहन के रखे, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है इस बीमारी का एक से दूसरे में होता है बहुत ज्यादा। इन्फेक्शंस रिक्वायर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इज प्रिवेंटेड बाय हैंड वॉशिंग, ग्लव्स और गाउन, ग्लव्स गाउन और हैंड वॉश काम में ले लो। इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है, तो अगर आप ग्लव्स, हैंड और गाउन ले लेंगे तो आपका एक्सपोजर नहीं होगा, तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेप ओरियस, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या एक्शन आप लेंगे वहां पे, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एमआरएसए में देखिएगा, एमआरएसए जो है उसमें बच्चे को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, और उसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है एमआरएसए वाले मरीज में ग्लव्स, हैंड वॉश और गाउन काम में लेवे, है ना? तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू यूज, हैंड वॉश करें, ग्लव्स पहने, गाउन पहने, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के प्रिकॉशन काम में लेवे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, ये हमने पढ़ा। तो केयर देते समय ध्यान रखें, डोर जो है वो क्लोज रखने होते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम जो है वो भी नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, तो नेगेटिव प्रेशर वाला नहीं है, डोर ओपन रखने का कोई वो नहीं है, ए और बी तो ऐसे ही खोटे हो गए।
और सी में ट्रांसमिशन जो है वो मास्क, तो ये ड्रॉपलेट के लिए होता है मास्क, जैसे कोरोना से। तो ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग अगर उसकी होती तो मास्क ठीक था, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो डी रहा फिर। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। डी में यही बोला है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और हैंड वॉश और ग्लव्स गाउन से आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखाइए सारथीपन और जोड़ दीजिए उन सबको जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, और बना दीजिए उसका भविष्य भी एक उज्जवल जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कुछ आप उसकी मदद कर दीजिए। किसी ने बहुत ठीक ही कहा था कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी नए एमसीक्यू सेशन के साथ में कल सुबह। टाइमिंग चेंज है, 8 बजे अपन मिलेंगे, 7:30 नहीं, सुबह 8 बजे, कल सुबह ठीक 8 बजे एक नए ट्रिकी एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।